नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम सांवेगिक बुद्धि को पढ़ेंगे। सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत सबसे पहले हम इसकी अवधारणा को पढ़ेंगे। इसके बाद शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोगों को समझेंगे और अंत में विगत वर्षों में सांवेगिक बुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को समझ लेते हैं। सांवेगिक बुद्धि को भावनात्मक समझ भी कहा जाता है और इसके लिए अंग्रेजी रूपांतरण इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। सांवेगिक बुद्धि दो शब्दों संवेग और बुद्धि से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम संवेग और बुद्धि के सामान्य अर्थ को समझ लेते हैं। संवेग मन व शरीर में गति उत्पन्न करने वाले भाव हैं, जैसे प्रेम, भय, खुशी, क्रोध। इन्हें हम कुछ कहावतों के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे खुशी की लहर दौड़ना। इससे शरीर में क्या है, एक गति उत्पन्न हो गई। एक और उदाहरण है कि गुस्से में लाल पीला होना। तो ये जो गुस्सा होने से शरीर में गतिशीलता उत्पन्न हो गई, ये इन्हीं संवेगों की बात करती है। संवेग सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। सकारात्मक संवेगों से तात्पर्य है जिनसे हमें सुख की प्राप्ति हो, जैसे प्रेम, खुशी। नकारात्मक संवेगों से तात्पर्य है जिनसे हमें दुख की प्राप्ति हो, जैसे भय, क्रोध। अब हम बुद्धि के सामान्य अर्थ को समझ लेते हैं। बुद्धि का सामान्य अर्थ है जो हमें उचित अनुचित का बोध कराती है। हम कब उचित अनुचित में भेद समझ पाते हैं, जब हमारे अंदर सोचने समझने का सामर्थ्य हो। यह सोचने समझने का सामर्थ्य ही हमें विवेकशील बनाता है और पशुओं से हमें भिन्न रखता है। अब हम संवेग और बुद्धि के सामान्य अर्थ को मिला देंगे तो हमें सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा मिल जाएगी। तो सांवेगिक बुद्धि मनुष्य की ऐसी क्षमता है जिससे वह अपने एवं दूसरों के संवेगों को देख पाता है, समझ पाता है, तीव्रता एवं प्रभाव को आकलित कर पाता है, संवेगों को नियंत्रित या प्रबंधित कर पाता है और तदनुसार वांछित अनुक्रिया कर पाता है, ताकि सार्वजनिक संबंधों में सामंजस्य की स्थापना की जा सके। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने समानुभूति संवेदना के मूल्य को समझा था। समानुभूति के बारे में हमने अपनी समझ बनाई थी कि यह व्यक्ति की वह भावनात्मक समझ है जिसमें वह स्वयं को दूसरों की परिस्थितियों से जोड़ लेता है और उसकी समस्या की गंभीरता का आकलन कर तदनुसार वांछित अनुक्रिया करता है। अब दूसरों की परिस्थितियां शारीरिक व मानसिक हो सकती हैं और हमने इसमें एक उदाहरण भी समझा था कि किस प्रकार से आप एक भूखे व्यक्ति को देखकर उसे खाना खिलाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं और खाना खिलाने के बाद आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जब आप एक भूखे व्यक्ति को देखते हैं तो शारीरिक भावों को देख रहे हैं, उसके बाद आपने स्वयं को उसकी परिस्थिति से जोड़ लिया, शारीरिक और मानसिक, और अर्थात आपने अपने विचार प्रक्रिया से उसे संबंधित कर लिया। फिर आप उसकी समस्या की गंभीरता को समझते हैं, अर्थात आपने उस समस्या की तीव्रता एवं प्रभाव को आकलित करने का प्रयास किया और तदनुसार जब आप उसे भोजन खिलाने का प्रयास करने लगते हैं, यानी आपने अपने संवेगों को नियंत्रित और प्रबंधित किया और वांछित अनुक्रिया करने के लिए आप प्रयासरत हो गए। तो इस प्रकार से सांवेगिक बुद्धि को एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। अब हम डेनियल गोलमैन, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सांवेगिक बुद्धि के आयामों के बारे में चर्चा की है। उन पर हम एक समझ बनाने का प्रयास करते हैं। डेनियल गोलमैन सांवेगिक बुद्धि को 5 क्षमताओं का समूह मानते हैं। ये 5 क्षमताएं इस प्रकार से हैं। पहली है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। तीसरी है सामाजिक दक्षताएं या बोध, सोशल स्किल्स। चौथी है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और पांचवी है समानुभूति, एम्पैथी। अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। डेनियल गोलमैन के अनुसार आत्म जागरूकता से आशय है कि एक व्यक्ति को अपने संवेगों की पहचान होना, अर्थात वह अपनी क्षमताओं एवं कमी के बारे में जागरूक है। प्रशासन में लोक सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने संवेगों की पहचान होनी चाहिए, तभी वो अपनी क्षमताओं को बढ़ावा और कमियों को भरने का प्रयास कर सकता है।
और एक प्रभावी एवं दक्ष प्रशासन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और शासन के जन कल्याणकारी शासन की स्थापना में एक अहम योगदान निभा सकता है। दूसरा है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियमन से आशय है नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण। ये नकारात्मक संवेग तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन से संबंधित हो सकते हैं। एक लोक सेवक को हम कहते हैं कि उसे सहिष्णु होना चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए, उसके अंतर्गत औपनिवेशिक मानसिकता नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे अफसरशाही जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी प्रशासन जन केंद्रित होगा, जनहितकारी होगा। एक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, विवेक के अधिकारों के प्रयोग में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चुनौतियां तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन को लेकर हो सकती हैं। तनाव प्रबंधन से आशा है हो सकता है उसे अपने उच्चाधिकारी से दबाव मिल रहा हो, किसी नेता का प्रेशर आ रहा हो, तो ये परिस्थितियां जो नकारात्मक संवेगों की हैं उन पर नियंत्रण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी प्रशासन जन केंद्रित होगा, प्रशासन दक्ष होगा और जनहितकारी होगा। आत्मनियमन के मूल्य के अंतर्गत ही दूसरी जो विशेषता है कि नई चुनौतियों के अनुसार कार्य व्यवहार करना, जैसे टीम भावना, नवाचार। हमने बात की थी कि प्रशासन में चुनौतियां पहले से विद्यमान हैं और दिनों दिन जैसे आगे हम चलते जाएंगे ये चुनौती बढ़ती ही जाएंगी। तो एक प्रशासक को चाहिए कि वो इन नई चुनौतियों को अवसर के रूप में देखे, उन्हें स्वीकार करे और उनके समाधान के प्रयास करे। नई चुनौतियों के समाधान में वो एक टीम भावना के अनुसार कार्य करे, वो सभी को साथ में लेकर एक नेतृत्वपूर्ण व्यवहार करे और उच्च नैतिक मूल्यों वाले एक प्रशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ताकि उसके अधीनस्थ प्रेरित हों और सत्यनिष्ठ होकर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ें। अब हम तीसरे आयाम सामाजिक दक्षताएं या बोध को समझ लेते हैं। डेनियल गोलमैन के अनुसार सामाजिक बोध से आशा है दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर वांछित अनुक्रिया करना। इसे हम प्रशासनिक संदर्भों में समझने का प्रयास करते हैं। एक लोक सेवक जब लोगों से जुड़ता है, अर्थात एक लोक सेवक का सामाजिक संबंध यही है कि अपने दैनिक कार्य व्यवहार में वो जनता से किस प्रकार का व्यवहार करता है, तभी प्रशासन को दक्ष एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। एक लोक सेवक के कार्य व्यवहार में औपनिवेशिक मानसिकता नहीं होना चाहिए, उसे अफसरशाही जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जन केंद्रित शासन प्रणाली की स्थापना में बाधा आ जाएगी। तो एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वे जनता की समस्याओं को सुने, ध्यानपूर्वक सुने। सक्रिय श्रवण की भूमिका को इस संदर्भ में हमने समझा था, तभी उसकी गंभीरता को वो समझ सकता है और व्यापक जनहित में कार्य कर सकता है, जन शिकायतों का तीव्र निराकरण कर सकता है, जन विश्वास में बढ़ोतरी के प्रयास कर सकता है और सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक बोध या दक्षता एक लोक सेवक को जनता के साथ सामाजिक संबंध बनाने हेतु महत्वपूर्ण है, तभी जन केंद्रित प्रशासन की स्थापना की जा सकती है। अगला आयाम है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के बारे में हमने कहा था कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगातार आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करने की जो प्रक्रिया है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हो सकता है कि एक लोक सेवक अपने प्रशासन में प्रवेश के प्रारंभिक वर्षों में बहुत ही अभिप्रेरित होकर कार्य कर रहा है और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बात की कि ये प्रशासन में चुनौतियां पहले से उपस्थित हैं और लगातार नई चुनौतियां आएंगी और हो सकता है कि आपके कार्य व्यवहार या जो कार्य दशाएं हैं उस अनुकूल ना हो, तो फिर एक प्रशासक नकारात्मक रूप से अभिप्रेरित होने लगता है और उसकी दक्षता में नकारात्मक तत्व शामिल हो जाते हैं। तो प्रशासक को लगातार प्रेरित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके अंतर्गत अभिप्रेरणा का मूल्य निहित होना चाहिए, ताकि वो स्वयं भी अभिप्रेरित हो और
अपने अधीनस्थों, अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से दूसरों को भी वो अभिप्रेरित कर सके। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का मूल्य लोक सेवक को यह सिखाता है कि वह लगातार अभिप्रेरित करे और जो सुशासन की स्थापना का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में वो अहम भूमिका निभाए। अब अगला मूल्य है समानुभूति। समानुभूति के बारे में हमने समझ बनाई थी कि यह व्यक्ति की वह भावनात्मक समझ है जिसमें वह स्वयं को दूसरों से जोड़ लेता है, उसकी समस्याओं की गंभीरता को समझता है और फिर समस्या के निराकरण के लिए प्रयासरत हो जाता है। तो हमने यहाँ भी वही लिखा है कि दूसरों की स्थिति से स्वयं को जोड़ लेना। प्रशासनिक संदर्भों में हमने समझा था किस प्रकार से सक्रिय श्रवण की भूमिका है कि जन शिकायतों के तीव्र एवं प्रभावी निराकरण में ये समानुभूति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, कमजोर वर्गों के प्रति दया, संवेदना का ही गुण है जो प्रशासन में सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को चरितार्थ करता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि डेनियल गोलमैन सांवेगिक बुद्धि को किस प्रकार 5 क्षमताओं का समूह मानते हैं। अब हम प्रशासन या शासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग को समझ लेते हैं। तो सांवेगिक बुद्धि प्रशासन में आत्म जागरूकता या अंतर्वैयक्तिक कौशल के विकास में सहायक है। हमने अभी समझा था कि प्रशासन में लोक सेवक को अपने संवेगों की पहचान होनी चाहिए, उसकी अपनी क्षमताओं और कमियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी वो क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है और अपने कमियों को भर सकता है और इस प्रकार से प्रशासन को दक्ष एवं प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरी बात है आत्मनियमन की, जो है सेल्फ रेगुलेशन। हमने बात की थी कि एक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जो लिए गए निर्णय है एवं की गई कार्यवाहियों के संदर्भ में जो नकारात्मक संवेगों की उपस्थिति है उसे नियंत्रित करते आना चाहिए। ये नकारात्मक संवेग तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए। और इसमें हमने ये भी बात की थी कि किस प्रकार से उसे सहिष्णु होकर, सहनशील होकर कार्य करना चाहिए। औपनिवेशिक मानसिकता, अफसरशाही के साथ कार्य नहीं करना चाहिए, यानी उसके उचित निर्णय को लेना अपने दैनिक कार्यवाहियों में, ये आत्मनियमन का ही मूल्य है कि वो जन कल्याणकारी हितों में अपने निर्णय ले पाता है और निर्णय लेने के पीछे कारणों को बता पाता है। संवेगों का प्रबंधन, ये हमने समझा। दूसरी बात हमने इसमें और समझी थी कि नई चुनौतियों के अनुसार कार्य व्यवहार, ये आत्मनियमन का मूल्य ही है कि उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों को आत्मसात करने का मूल्य आ जाता है और वो टीम भावना, नवाचार के साथ कार्य करता है और प्रशासन में एक सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण करता है और प्रशासन को अधिकाधिक जन केंद्रित बनाने का प्रयास करता है। तीसरा है सामाजिक बोध में सहायक। हमने पढ़ा था कि सामाजिक बोध से आशा है कि प्रशासक का जनता के साथ जुड़ाव होना, तभी तो वह जन शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनके प्रभावी एवं तीव्र समाधान में प्रयासरत हो पाएगा। इसमें चौथी बात है परानुभूति की भावना के विकास में सहायक है। हमने पहले ही बात की है कि सांवेगिक बुद्धि परानुभूति की भावना या समानुभूति की भावना के विकास में सहायक है। समानुभूति के अंतर्गत हमने समझा था कि एक लोक सेवक जब स्वयं को दूसरों की समस्याओं, परिस्थितियों से स्वयं को जोड़ लेता है और तदनुसार अनुक्रिया करता है तो हम इसे समानुभूति कहेंगे। लोग अपनी शिकायतों को लेकर जब एक जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो जिलाधिकारी को चाहिए कि उनकी समस्याओं को वो गंभीरता से सुने और हमने इसमें सक्रिय श्रवण की भूमिका को समझा था। तभी प्रशासन में जन विश्वास आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का प्रशासन में जन विश्वास बढ़ेगा और प्रशासन जन केंद्रित होगा और सुशासन की प्राप्ति में ये अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगली विशेषता है लक्ष्य प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने में प्रेरणा के रूप में सहायक। हमने बात की थी कि एक सांवेगिक बुद्धि ही है जो प्रशासक को लगातार अभिप्रेरित करती रहती है। वो तमाम चुनौतियों एवं समस्याओं के बावजूद जन कल्याण हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य करता है। हमने पढ़ा था कि सत्यनिष्ठा का मूल्य, हमने एक चीज़ और समझी थी किस प्रकार से सहिष्णुता का मूल्य है। तो ये सांवेगिक बुद्धि है
जो उसको लगातार प्रेरित करती है कि वो जनहित में कार्य कर सके और व्यापक सार्वजनिक हित में अपना योगदान दे सके। हमने इसके अंतर्गत एक मूल्य समझा था कार्य के प्रति समर्पण, और उसमें हमने उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से आपदा की परिस्थिति जिसमें एक लोक सेवक को स्वयं की जान का खतरा हो सकता है, फिर भी वह सत्यनिष्ठ होकर व्यापक जनहित में, व्यापक जान माल की सुरक्षा में अपना समर्पण कर देता है और लगातार कार्य करता है। अगला इसमें गुण है नेतृत्व की भावना के विकास में सहायक। जब वो प्रेरित होकर कार्य करता है, सत्यनिष्ठ होकर कार्य करता है, तो इससे उसके अधीनस्थ भी प्रेरित होते हैं, अर्थात प्रशासन में एक सकारात्मक कार्य संस्कृति स्थापित होती है और यही मूल्य उसे नेतृत्ववान बनाता है। अर्थात सांवेगिक बुद्धि नेतृत्व की भावना के विकास में भी सहायक है, और हम इसे यह भी कह सकते हैं कि यह प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। एक सफल नेतृत्व आपको उच्च नैतिक मूल्यों वाला बनाएगा। तो इस प्रकार से सांवेगिक बुद्धि नेतृत्व की भावना के विकास में सहायक है। अब हम विगत वर्षों में सांवेगिक बुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2014 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया, प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि का क्या स्थान है। तो यह प्रश्न वस्तुतः प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता या अनुप्रयोग से ही संबंधित है। तो हम इसे शॉर्ट में लिख देंगे कि सांवेगिक बुद्धि प्रशासन में आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सामाजिक बोध के विकास में सहायक है। यह प्रशासन में परानुभूति की भावना, नेतृत्व की भावना के विकास में सहायक है और एक लोक सेवक को लगातार प्रेरित करने हेतु महत्वपूर्ण है। और इसमें हम उदाहरण दे देंगे कि किस प्रकार से लोक सेवक को लगातार नई चुनौतियां मिलती हैं और इन नई चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने में सांवेगिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तभी वो नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण कर पाता है, अपने कार्य व्यवहार को जन अनुकूल बना पाता है। तो इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात हम स्पष्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है जो 150 शब्दों में पूछा गया है, प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम इसमें सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को समझा देंगे, उदाहरण दे देंगे, और इसके बाद हम प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता एवं अनुप्रयोगों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम प्रशासन में आज सांवेगिक बुद्धि की क्या आवश्यकता है, अर्थात प्रशासन में जो कमी चल रही उसको भी उजागर करेंगे। जैसे कि प्रशासन में जो प्रशासक है किस प्रकार आज कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है, तो सांवेगिक बुद्धि की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे वो कितने पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव के अंतर्गत कार्य कर रहा है, आज जनता के साथ उसके जो व्यवहार है, किस प्रकार से प्रशासन और जनता में दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये सांवेगिक बुद्धि ही है जो जन केंद्रित प्रशासन में महत्वपूर्ण है, जन विश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है, जन शिकायतों के तीव्र निवारण में महत्वपूर्ण है, लोक सेवकों को लगातार अभिप्रेरित करने में महत्वपूर्ण है, तभी सुशासन की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है कि लोक सेवक लगातार प्रेरित हो, जन केंद्रित होकर कार्य करे। तो जब लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है तो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत हों, नकारात्मक संवेगों का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो, उसमें वो नियंत्रण कर सकें। आचार्य कौटिल्य भी कहते हैं कि एक लोक सेवक को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो मन की शक्ति पर बल देते हैं कि एक लोक सेवक को मन की शक्ति वाला होना चाहिए, तभी वो परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने अनुकूल बना सकता है। इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष दे देंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2015 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया, सांवेगिक बुद्धि का शासन के संदर्भ में महत्व। इसे हम समझ चुके हैं जो हमने अभी देखा है। अगला प्रश्न है 150 शब्दों में सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, और डेनियल गोलमैन ने जो इसको एक व्यापक रूप दिया है उसको संदर्भ में लाते हुए स्पष्ट कर देंगे। फिर वही क्या आवश्यकता है इस पर चर्चा करते हुए सरकार के प्रयास बता देंगे।
वर्ष 2016 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है कि लोक प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की धारणा, ये मिलता जुलता ही प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, शासन प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता का परीक्षण करें। तो यहाँ पर हमने एग्जामिन करके बताना है कि सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता आज प्रशासन में किस प्रकार है, इसकी प्रासंगिकता किस प्रकार है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो हमने बात की थी कि एक लोक सेवक को लगातार प्रेरित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हम इसे एक उदाहरण समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। उन सभी आयामों की चर्चा करना है और बताना है कि ये एक प्रशासन में अनिवार्य तत्व है। ठीक है। और हमने जो बात की थी कि आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि लोक सेवक को मन की शक्ति वाला होना चाहिए, अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर ही एक लोक सेवक की भर्ती की जानी चाहिए। तो ये सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता ही तो है, तभी प्रशासन को दक्ष, प्रभावी, जन केंद्रित बनाया जा सकता है। और यही इसका परीक्षण हो गया। बताएंगे कि जब लोक सेवक को ट्रेनिंग दिलाई जाती है तो उसमें उसको मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है ताकि उसके मन को मजबूत कराया जा सके, ताकि वो बाह्य दबाव की स्थिति से रहित होकर कार्य कर सके, तभी वो वस्तुनिष्ठ होकर कार्य कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर बुद्धि की भूमिका को स्पष्ट करने की बात कही गई है। तो हमने पढ़ा था कि बुद्धि का क्या मतलब है, जो उचित अनुचित का बोध कराती है। हम उचित अनुचित में तभी भेद कर पाते हैं जब हमारे अंदर सोचने समझने का सामर्थ्य हो, और ये सोचने समझने का सामर्थ्य ही बुद्धि है। तो हम इसमें उदाहरण के माध्यम से बात कर देंगे स्पष्ट, और इस प्रकार से 3 अंकों में इतना पर्याप्त होगा। अगला प्रश्न है, सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा का वर्णन कीजिए। महत्व, इस पर हमने चर्चा कर ली है। वर्ष 2019 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया कि सिविल सेवक को किन 3 सांवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए। तो हमने डेनियल गोलमैन द्वारा सुझाए गए सांवेगिक बुद्धि की 5 क्षमताओं को पढ़ा था, जैसे आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सामाजिक बोध या दक्षताएं, अभिप्रेरणा और समानुभूति। तो इसमें हम उन्हीं 3 क्षमताओं को लिख देंगे कि एक लोक सेवक को आत्म जागरूक, आत्मनियमन और सामाजिक बोध वाला होना चाहिए। और हम कुछ उदाहरण के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट कर देंगे, जैसे नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण। ये आत्म नियमन का ही मूल्य है जो एक लोक सेवक को उसके नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण करने योग्य बनाता है, उसे नई चुनौतियों के अनुसार कार्य व्यवहार करना सिखाता है। तो इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से हम अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। अब अगला प्रश्न है जो कि 150 शब्दों में पूछा गया है, सांवेगिक बुद्धि की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा जो हमने पढ़ी है उसको बताएंगे, उदाहरण बताएंगे। इसके बाद डेनियल गोलमैन ने जो सांवेगिक बुद्धि के आयामों को बताया है उसको लिख देंगे, और इसके बाद हम वर्तमान में सांवेगिक बुद्धि की क्या आवश्यकता है उस पर एक चर्चा कर देंगे, और बता देंगे निष्कर्ष में कि ये सांवेगिक बुद्धि हमें मजबूत मन वाला बनाती है, तभी एक लोक सेवक सत्यनिष्ठ होकर कार्य कर पाता है, भय एवं दबाव से रहित होकर, पूर्वाग्रह से रहित होकर कार्य कर पाता है, और प्रशासन को दक्ष एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है, तभी सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी है। तो इस प्रकार से हम अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो इकाई 4 भ्रष्टाचार को पढ़ेंगे। एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि हमारे सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल प्रकृति MPPSC पर ही मिलेंगे, और ये पूर्णतः निःशुल्क होंगे। धन्यवाद।